लास्ट लेक्चर में हमने दो इनकम स्टेटमेंट कवर की थी। एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर और एक डायरेक्ट कॉस्टिंग के अंदर। और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट जिस पर हमने इसको क्लोज किया था वो ये कि डायरेक्ट कॉस्टिंग में भी हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा था वो 25,000 का था, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी प्रॉफिट 25,000 का। तो मैंने आपसे पूछा था कि ऐसी क्या रीजन आपको समझ में आ रहा है जिसकी वजह से दोनों में प्रॉफिट सेम है। तो आज हमारी जो डिस्कशन होगी वो इसी चीज पे होगी कि ऐसा कब हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट सेम हो। जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है, उसको मैंने इस स्लाइड में भी प्रेजेंट किया है कि प्रॉफिट फ्रॉम डायरेक्ट कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग इज 25,000, while profit from absorption costing is also 25,000। तो सेम प्रॉफिट उस सिचुएशन के अंदर आएगा जब आपके पास डेटा ऐसा हो कि उसके अंदर कोई क्लोजिंग स्टॉक ना हो। Since there is no closing stock in this example, otherwise profit will change। तो मैं आपको मेन डेटा दोबारा दिखा रहा हूँ कि जब हमने यहाँ क्वेश्चन सेट किया था तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि 20,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। तो अगर आप जितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उतने ही यूनिट्स अगर आप सेल कर देते हैं तो फिर आप चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करें या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, यू विल गेट द सेम प्रॉफिट, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन कि आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक भी ना हो। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था और साथ ही साथ कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं था। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्योंकि आप क्लोजिंग से स्टार्ट लेते हैं तो आपके पास ओपनिंग में भी स्टॉक जो है वो मौजूद होते हैं। तो अब जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ये हमारी न्यू एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में अगर आप फर्स्ट लाइन में देखें तो इसमें वो मेंशन कर रहा है कि 20,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड एंड 16,000 यूनिट्स वर सोल्ड। तो इस लाइन को पढ़ने से अंदाजा होगा कि कंपनी ने 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और 16,000 यूनिट्स सेल किए। तो आप सोचें कि बाबा आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स बच जाएंगे। यस, 4,000 यूनिट्स आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में बच जाएंगे जो आपने सेल नहीं किया होंगे। तो जब भी बिजनेस के अंदर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो आप जब इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे इन बोथ अप्रोचेस तो उसमें आपको जो डिफरेंस है वो नजर आएगा। मैंने ऑलमोस्ट डेटा सेम रखा है ताकि आपको समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ भी हमने सेल्स जो है वो 1 लाख की रखी है, वेरिएबल कॉस्ट 35,000 है, फिक्स कॉस्ट 15,000 है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस 25,000 है। एंड अगेन वी विल प्रिपेयर टू इनकम स्टेटमेंट, वन इन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड द सेकंड वन इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले एक दो चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें देखें तो यहाँ उस पॉइंट को दोबारा मैंने हाईलाइट किया है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और जबकि आपने यूनिट सोल्ड किए 16,000। इस तरह आपके पास जो एंडिंग स्टॉक है वो आपके पास 4,000 का बच जाता है। दूसरा, इसके अंदर हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की। तो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपकी जो बेसिक कॉस्टिंग है उसकी हेल्प ली है। और पहले मैंने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की है मार्जिनल कॉस्टिंग में, और उसके बाद फिर मैंने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ और इजी है, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब मैं पर यूनिट कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर निकालूंगा तो मैं सारी वेरिएबल कॉस्ट लूंगा और उसको यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं क्वेश्चन से आपको ये डेटा जो है दोबारा दिखा दूंगा। सिर्फ आपने जिस चीज़ की केयर करनी है वो ये कि इस फार्मूले में यहाँ पर आपके पास सारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी जो कि प्रोडक्शन से रिलेट करेगी और आप यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जाएंगे तो स्टूडेंट आपने केयर करनी है कि सारी वेरिएबल एक्सपेंसेस भी लेंगे लेकिन साथ ही साथ हम फिक्स्ड ओवरहेड को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो अब अगर आप इन दोनों फार्मूलों को कंपेयर करें तो इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा।
और यही डिफरेंस इसकी पर यूनिट कॉस्ट को भी चेंज करेगा। तो एक मर्तबा हम इसको देख लेते हैं कि आपके पास ये 35,000 का अमाउंट और 50,000 का अमाउंट कैसे आ रहा है, फिर हम इस शीट पर वापस आ जाते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन के डेटा से देखें तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपके पास 35,000 गिवन। तो जब मैं वेरिएबल कॉस्ट लूंगा तो सिर्फ ये 35,000 है। लेकिन जब आप मुझसे कहेंगे कि वेरिएबल भी लें और फिक्स्ड को भी इंक्लूड करें, तो देखिए जब मैं फिक्स्ड को इंक्लूड करूंगा तो फिर मेरे पास जो है वो 35,000 भी होगा और उसके साथ में ये 15,000 भी लूंगा। तो मैंने डेटा इसलिए इजी रखा है कि आपको कैलकुलेटर ना पिक करना पड़े। आप 35,000 में अगर 15,000 को ऐड कर देते हैं तो आपकी वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट जो आएगी वो 50,000 की हो जाएगी। तो ये वाला जो डेटा है ये हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट अंडर बोथ अप्रोचेस। ये इंपॉर्टेंट होगा कि आपको पर यूनिट कॉस्ट बोथ अप्रोचेस में कैलकुलेट करना आती है। तो अब आप देखें तो जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट निकालूंगा तो फॉर्मूला देखें और उसका आंसर देखें। तो मैं वेरिएबल कॉस्ट ले रहा हूँ जो कि 35,000 है और उसको डिवाइड कर दूंगा यूनिट्स प्रोड्यूस से, तो ये आ जाएगा 1.75। जब मैं पर यूनिट कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से निकालूंगा तो अब मैं वेरिएबल भी लूंगा लेकिन साथ में मैं फिक्स्ड ओवरहेड भी लूंगा। तो जैसे मैं आपको स्लाइड पे दिखा चुका कि अब मैं जब 35,000 में वो 15,000 फिक्स्ड ओवरहेड के भी ऐड करूंगा तो ये मेरा टोटल अमाउंट जो बन जाएगा वो 50,000 बन जाएगा। इस तरह मार्जिनल कॉस्टिंग में पर यूनिट की रेट 1.75 आएगा, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर मेरे पास जो पर यूनिट रेट है वो 2.5 का आएगा। आप सोच रहे होंगे कि पर यूनिट कॉस्ट निकालने की जरूरत क्यों पेश आई। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां आप देखेंगे तो ये आपको क्लियर करेगा कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। लेकिन जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो सेल्स तो मेरी जैसे 1 लाख गिवन थी मैंने एज इट इज यूज कर ली। अब मैं जब कॉस्ट ले रहा हूं तो मैंने पहले वेरिएबल कॉस्ट ले ली 35,000 और यहाँ पर जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक था, तो याद रहे कि क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 4,000 यूनिट्स थे। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.75 से जो कि मैंने बैक पेज पे निकाला। तो ये वो अमाउंट आ जाएगा। दोबारा दिखा दें, आपने यहाँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला 1.75। अब मुझे चूंकि वेरिएबल कॉस्ट में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है तो मैं वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर निकाल लूंगा और इसको माइनस करके मेरे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो 28,000। अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता तो मुझे ये काम नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा तो फिर मुझे पर यूनिट के रेट चाहिए होंगे ताकि मैं यूनिट से रेट को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालूं। अब मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन 72,000 है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिस तरह हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर अप्रोच है कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में रखते हैं और फिक्स ओवरहेड भी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में रखते हैं। तो ये दोनों चीजें यहाँ मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आएगा 32,000 का। तो आपकी प्रीवियस एग्जाम्पल से जो चीज चेंज हो रही है इसमें वो आपके पास ये क्लोजिंग स्टॉक का एलिमेंट है जो कि आप इस क्वेश्चन में सीख रहे हैं कि किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक को आप कवर करते हैं, ये वाला पार्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक के आप यूनिट्स लेंगे, उसको आपने जो रेट कैलकुलेट किया हुआ है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। जो स्टूडेंट्स इनकम स्टेटमेंट बनाना जानते हैं वो इस बात से फेमिलियर है कि क्लोजिंग स्टॉक हम कॉस्ट गुड सोल्ड में माइनस करते हैं और फिर बाकी पैसे आप माइनस करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लेते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ रेट को दोबारा चेक करूँ तो मेरे पास जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग उसमें जो मेरे पास रेट आ रहा है वो 2.5 आ रहा है। तो जब मैं इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो अब आप देखें जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो वही 4,000 यूनिट्स बट नाउ वी विल मल्टीप्लाइड बाय 2.5। तो ये 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 10,000। याद रहे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आप कॉस्ट के अंदर वेरिएबल पार्ट भी लेते हैं
आप कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड पार्ट भी लेते हैं, दोनों आपके पार्ट यहाँ इंक्लूड होते हैं। तो वो बेसिक में इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको कवर करा चुका कि आपने जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो आपने वेरिएबल कॉस्ट भी कॉस्ट में रखनी है, फिक्स्ड ओवरहेड भी आपने यहीं ऊपर रखना है। तो टोटल कॉस्ट आपकी बन गई 50,000। पर यूनिट रेट में आपको दिखा चुका कि आपने वो कैसे कैलकुलेट किया, वो आप माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो 40,000 है, ये माइनस होगा तो आपके पास 60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये याद रहे कि जब फिक्स्ड ओवरहेड आप यहाँ कवर कर चुके होते हैं तो फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर सिर्फ एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं। तो अब आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो 35,000 है। जो चीज हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा, तो अगर आप देखें तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जब मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई है तो प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है 32,000 का, जबकि जब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है 35,000 का। तो इसको मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है, इस स्लाइड को करा दीजिए कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में फर्क है। क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट कॉस्टिंग के अंदर 7,000 की है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 10,000 की है। ये वो रीजन है जिसकी वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। तो अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आता है, तो आप यहाँ से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चूंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में डिफरेंस है, तो जितना डिफरेंस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में क्रिएट होगा वही डिफरेंस उसके प्रॉफिट के अंदर आएगा। तो मैंने यहाँ डिफरेंस जो आपको 3,000 दिखाया है दोबारा दिखा देता हूँ। आपके पास यहाँ देखें प्रॉफिट 32,000 है, और दूसरे में आप देखेंगे तो यहाँ प्रॉफिट आपको 35,000 मिलेगी। तो ये जो डिफरेंस आ रहा था ये मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन किया कि ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है। मैं कंक्लूड करूंगा, आप इसे दोबारा जब रिपीट करेंगे तो आपने इस चीज पर फोकस करना है कि पर यूनिट रेट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। बेसिक अप्रोच वही रहेगी कि आपने जब मार्जिनल कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट गुड सोल्ड में आती है और फिक्स्ड ओवरहेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आती है। लेकिन जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर सिर्फ एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं।